Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 280. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 280 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 280 पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 280 बेसिकली डिस्कस अबाउट फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा की गई है। अब क्या क्या बताया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ फाइनेंस कमीशन हो सकता है स्टेट के संबंध में हो या हो सकता है कि यूनियन के संबंध में हो, क्योंकि देखिए केंद्र का तो एक फाइनेंस कमीशन होता है ना, जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, और राज्य स्तरीय पर भी फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं राज्य स्तर पर। लेकिन यहाँ फिलहाल हम फाइनेंस कमीशन केंद्र के ऊपर पढ़ रहे हैं, उसी में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे स्टेट के बारे में भी। लेकिन यहाँ आप अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा मानिए कि हम केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 280 क्लॉज फर्स्ट, द प्रेसिडेंट shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or at such earlier time as the president considers necessary, by order continue a finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर ही और उसके पश्चात यानी उसके बाद में भी प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे अर्लियर टाइम पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, जिसमें एक चेयरमैन और 4 अन्य मेंबर होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त यानी अपॉइंट करेगा। देखिए आप आसान शब्दों में समझिए, जब भारत का संविधान चालू हुआ था, है ना, प्रारंभ हुआ था भारत के संविधान का, तो उसके 2 वर्ष के भीतर क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को एक फाइनेंस कमीशन का निर्माण करना है, गठन करना है, ठीक है। और जब गठन कर ले फाइनेंस कमीशन का, ऐसा नहीं कि एक फाइनेंस कमीशन का गठन हो गया तो अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हर 5वें वर्ष में फाइनेंस कमीशन वो वाला भंग हो जाएगा, तो अगला फाइनेंस कमीशन फिर अगले हर 5वें वर्ष में राष्ट्रपति क्या करेगा, एक नए फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी और इस फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होगा यानी अध्यक्ष होगा, बाकी अन्य 4 और मेंबर्स होंगे जिन्हें राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 280 क्लॉज सेकंड, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस व्हिच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शैल बी सिलेक्टेड। पार्लियामेंट कानून द्वारा उन क्वालिफिकेशंस को डिटरमाइन कर सकेगी जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए आवश्यक होंगी, और वह मैनर जिससे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखिए बात आ जाती है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स जो होंगे उनको सेलेक्ट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को रखी जाए, मतलब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए उनको सेलेक्ट करने के लिए फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को, और साथ ही उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो इस बारे में किसका निर्णय होगा, इस बारे में जो है पार्लियामेंट कानून द्वारा उनकी क्वालिफिकेशंस को डिटरमाइन कर सकेगी, और उनका मतलब प्रक्रिया किस मैनर से उनका सिलेक्शन हो यह भी पार्लियामेंट डिसाइड कर पाएगी, वो भी कानून के तहत। आर्टिकल 280 क्लॉज थर्ड, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट एज टू। फाइनेंस कमीशन का यह ड्यूटी होगा कि वह राष्ट्रपति को यहाँ 3rd क्लॉज में बताए गए केसेस के संबंध में रिकमेंडेशंस दे। यहाँ भी जो भी 3rd क्लॉज में जो भी मैटर्स बताए गए हैं जिन जिन मामलों में, उस संबंध में जो है फाइनेंस कमीशन का यह कर्तव्य है यानी ड्यूटी है कि वह राष्ट्रपति को इसके संबंध में रिकमेंडेशन सिफारिश कर सकता है, कोई सलाह दे सकता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें यह कहा गया है कि
The distribution between the union and the states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds. जितने भी टैक्सेस हैं उनसे जो भी नेट प्रोसीड्स आता है उनका यूनियन और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस चैप्टर यानी चैप्टर फर्स्ट जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जो ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसके अधीन ही उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है या किया जा सकेगा। और साथ ही ऐसे प्रोसीड्स जो हैं, ऐसे टैक्सेस के नेट प्रोसीड्स के संबंधित हिस्सों का स्टेट्स के बीच एलोकेशन यानी बंटवारे के संबंध में फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस दे सकेगा। देखिए, आसान शब्दों में ऐसा कहें, जो भी टैक्सेस आता है नेट प्रोसीड्स से, तो उन जितने भी टैक्सेस हैं उनको यूनियन और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और साथ ही उन पैसे को जो है डिफरेंट स्टेट्स के बीच भी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस स्टेट को कितना देना है, कैसे क्या देना है ना। तो इस तरीके से बंटवारा किया जाएगा। तो बंटवारा जो किया जाएगा वो चैप्टर 12, ये जो हम चैप्टर 12 पूरा पढ़ रहे हैं वो जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको मद्देनज़र, उसको ध्यान में रखते हुए उसके अधीन ही, उसके अंतर्गत ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसके संबंध में जो है ये रिकमेंडेशंस दे सकता है फाइनेंस कमीशंस कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके संबंध में फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जो है रिकमेंडेशंस यानी सलाह दे सकता है, सिफारिश दे सकता है, सिफारिश कर सकता है। Second point number B, the principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of India. भारत के consolidated fund में से states के revenues के लिए grants in aid यानी सहायता अनुदान को गवर्न करने वाले principles के संबंध में फाइनेंस कमीशन जो है राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस दे सकेगी। देखिए, भारत का जो भी कंसोलिडेटेड फंड होता है, यदि उसमें से किसी भी स्टेट को उस स्टेट के रेवेन्यूज़ के लिए यानी उस स्टेट का जो भी आय है, इनकम है, उस रेवेन्यूज़ के लिए यदि ग्रांट्स इन एड देना है यानी सहायता अनुदान देना है, तो इस बात को गवर्न करने वाले जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, नियंत्रित करने वाले जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उनके संबंध में जो है फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस यानी सलाह, सिफारिश कर सकता है। यानी कि सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, ऐसा ऐसा कह सकता है कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, सिफारिश कर सकता है, इस चीज़ों की रिकमेंडेशंस दे सकता है। अब यहाँ लिखा गया है पॉइंट नंबर बी का भी, हाँ ठीक है। तो द मेजर्स नीडेड टू आर्ग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। किसी स्टेट के फाइनेंस कमीशंस द्वारा की गई रिकमेंडेशंस के आधार पर स्टेट में पंचायतों के रिसोर्सेज की पूर्ति के लिए स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय के संबंध में जो है केंद्र का फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस दे सकेगी। देखिए, आसान शब्दों में इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है, यदि वह रिकमेंडेशंस करता है कि भैया हमारे स्टेट के पंचायतों के रिसोर्सेज जो हैं, जो संसाधन हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमारे अपने स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में वृद्धि करनी होगी, तो इस वृद्धि के आवश्यक उपायों के संबंध में जो है केंद्र का, यूनियन का जो भी फाइनेंस कमीशन होगा वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस यानी सिफारिश कर सकेगा कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से राष्ट्रपति को कह सकेगा। Point number C, the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the state। देखिए, इसमें भी सेम लगभग पॉइंट नंबर बी वाले की तरह बात की गई है, बस इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ का फ़र्क है। एक बार पढ़ देता हूँ मैं इसे। किसी स्टेट के जो फाइनेंस कमीशंस द्वारा की गई रिकमेंडेशंस के आधार पर स्टेट के म्यूनसिपैलिटीज़ के रिसोर्सेज की पूर्ति के लिए स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय के संबंध में फाइनेंस कमीशंस जो है, केंद्र का फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस दे सकेगा। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए।
देखिए, यदि कोई स्टेट का फाइनेंस कमीशंस यह रिकमेंड करता है, यह कहता है कि भैया हमारा जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसके रिसोर्सेस यानी उसके संसाधनों की पूर्ति के लिए उन्हें हमें अपना जो है कंसोलिडेटेड स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में वृद्धि करनी होगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो केंद्र का फाइनेंस कमीशन होगा वो इसके उपाय के संबंध में, इसके आवश्यक उपाय के संबंध में क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके संबंध में जो देश का राष्ट्रपति होगा उसको यानी प्रेसिडेंट होगा उसको रिकमेंडेशंस दे सकता है कि राष्ट्रपति जी आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं तो ये बेहतर होगा, ये होगा। तो रिकमेंडेशन सिफारिश दे सकता है कौन? केंद्र का फाइनेंस कमीशन यानी यूनियन का। ये लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी ऑफ द थर्ड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 280। Any other matter referred to the commission by the president in the interests of sound finance। जहां बात फाइनेंस की हो, जहां कोई चर्चा फाइनेंस की हो तो उसके हित में राष्ट्रपति द्वारा कमीशंस को भेजा गया यानी फाइनेंस कमीशन को भेजा गया कोई अन्य मामला हो तो उसके संबंध में भी जो केंद्र का फाइनेंस कमीशन होता है वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस दे सकेगा। ये तो ऐसा हो गया कि मतलब राष्ट्रपति खुद ही भेज रहा है कि ये भैया इस मामले को देखो, फाइनेंस कमीशन को यह भेज रहा है राष्ट्रपति की ये फाइनेंस से रिलेटेड मामला है, फाइनेंस कमीशन को भेज दिया और फाइनेंस कमीशन उस पे कि राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशंस दे सकता है कि राष्ट्रपति जी हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इस संबंध में ये काम कर सकते हैं, तो उस संबंध में भी रिकमेंडेशंस दे सकता है फाइनेंस कमीशन ऑफ द यूनियन। तो यही बताया गया है इसमें। आर्टिकल 280 क्लॉज 4 द कमीशन shall determine their procedure and shall have such powers in the performance of their functions as parliament may by law confer on them। फाइनेंस कमीशन जो होगा केंद्र का वो अपने प्रोसीजर यानी प्रक्रिया निर्धारित करेगा, अपने प्रक्रिया को खुद ही निर्धारित करेगा और अपने कार्यों के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस में उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो पार्लियामेंट द्वारा कमीशंस को प्रदान करे। देखिए, फाइनेंस कमीशंस अपनी प्रक्रिया को खुद ही निर्धारित करेगी कि वो किस तरीके से काम करे, ठीक है, कोई इसमें दूसरा उसे रोकेगा ना टोकेगा। और दूसरी बात, फाइनेंस कमीशंस के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, उसे किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होंगी, यह डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, वो भी कानून के तहत, ठीक है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.